नमस्कार साथियों, आज आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। हिंदी भाषा केवल आपके मेरिट को बढ़ाने के लिए ही नहीं, ये बल्कि आपके चयन को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी आपके लिए हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाने हेतु वीडियो लेकर आए हैं। और केवल ये वीडियो ही नहीं, हम आपको वीडियो दर वीडियो, प्रकरण दर प्रकरण हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए इस चैनल पर वीडियो प्रसारित करते रहेंगे। आप सभी से गुजारिश है, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, यदि आपको वीडियो में लगता है कि कोई बात छूट रही है या फिर आप प्रशंसा करना चाहते हैं तो कमेंट्स के रूप में हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथी हैं उनको ये वीडियो और हमारे चैनल को सजेस्ट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ और साथी भी लाभान्वित हो सके। तो आज इस हिंदी श्रृंखला की पहली वीडियो में हिंदी वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में हिंदी वर्णमाला की ओर। तो सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या है? हिंदी भाषा की ध्वनि का वह छोटा रूप या भाषा में ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसी के प्रतीकात्मक रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे हम इस अक्षर की बात करें, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये लिखा हुआ क, आपने ये कैसे पहचाना? इस का को पहचानने के लिए आपके दिमाग में एक प्रतिरूप बना हुआ पहले से कि ये का है। ध्वनि को आप नहीं पहचान सकते, आप मॉडल को यानी प्रतिरूप को पहचानते हैं, और वही प्रतिरूप हिंदी अक्षरों में या वर्णों में लिखित में हमारे सामने आते हैं। वही प्रतिरूप हिंदी के अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार च, ज, ट, ह और भी बहुत सारे वर्ण हमारी वर्णमाला में वो इसी का प्रतिनिधित्व करते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसी के प्रतीकात्मक रूप को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। अब हम वर्णमाला की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला दो भागों में बटी हुई है, जिसमें स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है और उसी में 2 अयोगवाह है, जिनको कुल मिलाकर जोड़ दें तो संख्या 13 हो जाती है। लेकिन अगर हम स्वर की बात करते, जो स्वतंत्र रूप से स्वर माने जाते हैं, उनकी संख्या केवल 11 है। जब भी परीक्षा में प्रश्न आए तो आप उत्तर 11 ही लगाइएगा। यदि 11 उत्तर नहीं दिया है, 13 दिया है, तो कुल वर्णों की संख्या जो स्वर में आते हैं वो 13 है, तो आप 13 लगा सकते हैं। अब हम स्वरों के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय उतना समय होता है जितना अ को बोलने में समय लगता है। ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर है। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। इनका उच्चारण अधिकतम नाटक के पात्रों में या किसी को पुकारने में या किसी के लिए दूर से संबोधन करने में यूज किया जाता है। जैसे किसी को पुकारना है, राम, यानी कोई दूर खड़ा है तो उसको पुकारने के लिए जब लंबे समय के लिए ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लग रहा हो तो वहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इसको हम 2 तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक तो हिंदी के
3 की संख्या के आधार पर और एक अंग्रेजी के एस आकार के आधार पर। अक्सर आप लोगों ने अपनी किताबों में या कहीं भी ओम लिखा देखा होगा। ओम का उच्चारण प्लुत स्वर के अंतर्गत ही आता है, जिसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये 3 प्रकार है मात्रा के आधार पर स्वरों के। अब हम स्वरों के और अन्य प्रकार की बात करते हैं। अब 2 नंबर पर हम देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नंबर है अग्र स्वर, जिसमें इ, ई, ए, ऐ, ये 4 स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं, जिनको बोलने में जीभ का आगे वाला भाग प्रयुक्त होता है। 2 नंबर पर है मध्य स्वर, यानी इनको बोलने में जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है, वो अकेला है आ। तीसरे नंबर पर आता है पश्च स्वर, जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग प्रयुक्त होता है, पिछले भाग का इस्तेमाल होता है, वो पश्च भाग स्वर कहलाते हैं, जिनमें अ, उ, ओ, औ और औ। इस स्वर का प्रयोग अधिकतम अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में प्रयोग कर उच्चारण में होता है। अभी तक हमने स्वरों के 2 प्रकार पढ़े हैं, जिनमें मात्रा के आधार पर 3 प्रकार स्वर होते हैं और जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब हम 3 नंबर पर जीभ के उठान यानी जीभ की ऊंचाई उठने के आधार पर, यानी जीभ के उठान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। जीभ के उठान के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले विवर्त, जिसमें आ आता है। दूसरे नंबर पर अर्ध विवर्त, जिसमें ए, औ और औ आता है। तीसरे नंबर पर अर्ध संवृत्त, जिसमें अ और ओ आता है। और चौथे नंबर पर संवृत्त, जिसमें इ, ई, उ, ये 4 स्वर आते हैं। एक बार फिर से आप रिमाइंड कर लीजिए। विवर्त में केवल 1 स्वर आता है, जो है आ। अर्ध विवर्त में 3 स्वर आते हैं, ए, औ और औ। अर्ध संवृत्त में 2 स्वर आते हैं, अ और ओ। और संवृत्त में 4 स्वर आते हैं, इ, ई, उ। अब नंबर 4 पर स्वर के प्रकार देखते हैं। नंबर 4 में ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अवृत या अवर्तुल, वृत्तमुखी या वर्तुल और तीसरा अर्धवर्तुल। ये तीनों प्रकार हैं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ओठों की स्थिति का मतलब ये है कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ किस प्रकार से अपनी गति करते हैं या इनका आकार किस प्रकार से हो जाता है। आइए फिर से देखते हैं। सबसे पहले अवृत या अवर्तुल की बात करते हैं। ये वे स्वर है जिनके उच्चारण में हमारे ओठों की स्थिति गोल नहीं हो पाती। आप चाहे खुद भी बोल के देख सकते हैं। इ, ई, ए, ऐ। अब बात करते हैं वृत्तमुखी या वृतुल। वृत्त का मतलब होता है सर्किल, गोल। यानी इन अक्षरों के, इन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख की स्थिति, हमारे ओंठों की स्थिति गोल हो जाती है। आप चाहे तो उच्चारण करके देख लिए। उ, ऊ, ओ, औ, औ। तो इनके उच्चारण में हमारे ओंठों की स्थिति गोल हो जाती है, इसीलिए ये वृत्तमुखी या वृतुल कहे जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है अर्धवृतुल, जिनके उच्चारण में ओंठों की स्थिति पूरी तरह गोल ना होकर हल्की गोल होती है, जो है आ। यानी हमारा मुंह पूरा थोड़ा खुलता है लेकिन पूरी तरह गोल नहीं हो पाता। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से ऊपर से नजर दौड़ा लेते हैं
कि स्वर के प्रकार अभी हम 4 प्रकार समझ पाए हैं, जिसमें सबसे पहले है मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तीसरा, जीभ के उठान के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। और होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अवृतमुखी या अवृतुल, वृत्तमुखी या वृतुल और अर्धवृतुल। अभी एक प्रकार और बताना है, जो है स्वरों के स्थान के आधार पर, यानी ये स्वर किस स्थान पर उच्चारित होते हैं। अब उसके बारे में देख लेते हैं। अब हम उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है कंठ। जिन स्वरों का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है वे कंठ स्वर कहलाते हैं, जिनमें अ, आ और अह ये 3 स्वर आते हैं। दूसरे नंबर पर है तालव्य स्वर, जिनका उच्चारण तालु के आधार पर होता है। जो जीभ के ऊपर का हिस्सा है, हमारे जबड़ों के पीछे का हिस्सा है, वो तालु कहलाता है। वहां से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो ई और ई है। अब तीसरे नंबर पर है मूर्धन्य स्वर। तालु के पीछे की जगह मूर्धन्य कहलाती है। वहां से जिन स्वरों का उच्चारण में सहायता मिलती है वो मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं। वो है इकलौता री। इनके उच्चारण में उस ये तालु जो बीच का हिस्सा है हमारे ऊपर का, इससे पीछे का जो हिस्सा है वहां से उच्चारण में जो हमें सहायता मिलती है वो मूर्धन्य स्वर कहलाता है। वो अकेला है री। अब ओष्ठ है, जिनके उच्चारण में हमें ओठों की सहायता लेनी पड़ती है, वो ओष्ठ स्वर कहलाते हैं, जैसे उ और ऊ। कंठ तालव्य, जिनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, वो कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं, जिनमें ए आए। अब बात करते हैं नंबर 6 पर कंठ ओष्ठ, जिनके उच्चारण में कंठ और ओठों की सहायता लेनी पड़ती है, वो कंठ ओष्ठ कहलाते हैं, जिनमें ओ और औ ये 2 स्वर हैं। और अनुस्वार में इकलौता स्वर है, जिसको हम अंग कहते हैं। और अनुनासिक में 3 स्वर आते हैं, जिसमें अ पे चंद्रबिंदु, आ पे चंद्रबिंदु और ई पे चंद्रबिंदु। इनका उच्चारण मुख और नाक दोनों के द्वारा होता है। इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर भी स्वर 8 प्रकार के हैं। कंठ तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, अनुस्वर और अनुनासिक। इस प्रकार हम स्वरों का विभाजन करके समझ चुके हैं कि हमारे स्वरों का उच्चारण के आधार पर, जीभ के उठान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। इसी तरह से हम अब व्यंजन के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले व्यंजनों पर नजर डाल लेते हैं। व्यंजन अक्षर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, उसके बाद हम फिर इनके प्रकारों की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिनमें 13 स्वर हैं। उन 13 स्वरों में 11 मूल स्वर हैं और 2 अयोगवाह अंग और अह है। उन 13 को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी 39 व्यंजन हैं। इन व्यंजनों को एक बार नजर डाल लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग अलग, जिस अक्षर से जो व्यंजन की लाइन शुरू होती है उसी को उसका वर्ग कहा जाता है। जिस प्रकार से क वाली ये लाइन क से शुरू है तो उसको कवर्ग कहा गया, च वाली लाइन च से शुरू है तो उसको चवर्ग कहा गया, ट वाली लाइन ट से शुरू है तो उसको टवर्ग कहा गया। इसी प्रकार से तवर्ग और पवर्ग, तो कुल मिला के 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में। और ये सभी स्पर्श व्यंजन है, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा द्वारा कहीं ना कहीं स्पर्श होने के बाद ही होता है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो अंदर से
बोले जाते हैं, जो अंदर की हमारे मुख के और अंदर जाने के बाद जिनका उच्चारण होता है, वे 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व। ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं, जिनकी संख्या भी 4 है, श, श, स और ह। इसके बाद आते हैं मिश्रित व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये एक से अधिक अक्षरों के मेल से बने हुए हैं, इसीलिए इनको मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन 2 हैं और इनका प्रयोग किसी भी शब्द के निर्माण के पहले नहीं होता, यानी इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ये या तो शब्द के बीच में आते हैं या शब्द के आखिरी में आते हैं। जैसे लड़का, पढ़ाई, चढ़ाई, कड़ा, रोड। इस प्रकार से इनका जो उच्चारण है और इनके लिखने का जो तरीका है वो हमेशा शब्द के बीच या आखिरी में है, और इनका उच्चारण इसका ड़ और ये ढ़, यानी ड और उसके पहले छोटा अ की और थोड़ी आवाज मिला दीजिए तो ड़ और ढ़, ये इनका उच्चारण है। आप खुद भी बोल के दे सकते हैं, लड़का, लड़का। और अगर हम इसकी जगह इस ड को इस्तेमाल करते हैं तो लड्डका। इसके और इसके उच्चारण में स्पष्ट नजर आ जाता है कि ये ड़ है, ये द्विगुण व्यंजन है और ये ट वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तीसरा वर्ण है ड। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन कुल 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं काकल्य व्यंजन की। काकल्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख खुलने के एकदम झटके से हवा बाहर आती है और उस वर्ण का उच्चारण होता है, जिसमें आता है ह। ह का उच्चारण करेंगे तो मुख जैसे ही खुलेगा, हा के उच्चारण में हवा झटके से बाहर आती है। ऐसे वर्ण और ऐसे व्यंजन काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है कंठ, यानी जिनके उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है वो कंठ वर्ण और कंठ व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें क वर्ग पूरा आता है, क, ख, ग, घ, ङ। ये 5 व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है तालव्य, जिनके उच्चारण में तालु का प्रयोग किया जाता है, वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें च वर्ग और य और श ये व्यंजन आते हैं। अब मूर्धन्य की बात करते हैं। मूर्धन्य व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनमें तालु से पीछे की जगह का उच्चारण में प्रयोग किया जाता है। इसमें ट वर्ग पूरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और पेट चीरा वाला जो श, उसका भी उच्चारण पीछे से करेंगे तो ये कहलाएगा श। अब 5 नंबर पे दंत्य, जिनका उच्चारण दांतों की सहायता से किया जाता है, वो दंत्य व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें त वर्ग पूरा है और ल और स। इनके उच्चारण में हमें दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं ओष्ठ व्यंजन, जिनके उच्चारण में ओंठों का प्रयोग करें वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें पूरा प वर्ग है। प का उच्चारण करने में ओंठों का प्रयोग करना पड़ता है, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आता है 7 नंबर पे दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होता है। ये अकेला वर्ण है, अकेला व्यंजन है, जिसका उच्चारण करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। व में उच्चारण करने पर ऊपर वाले दांत हमारे नीचे वाले होंठ पे स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसको दंत ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर कुल 7 व्यंजन हैं। काकल्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ और दंत्य ओष्ठ। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करने के बाद में अब हम 2 नंबर पर देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है स्पर्श व्यंजन।
वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। हमने शुरुआत में भी आपको दिखाया था जब सारे व्यंजन और सारे स्वर हमने लिखे थे, तो उसमें व्यंजनों की संख्या जो शुरुआत के 5 वर्ग है वो सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें अगर हम उनका अलग से वर्गीकरण करें तो क से लेके और भ तक चवर्ग को छोड़कर ये सभी जितने भी व्यंजन हैं इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इनमें से इनके 5वें अक्षरों को, हर वर्ग के 5वें अक्षरों को निकाल दिया जाए क्योंकि वो 5वें अक्षर अनुनासिक कहलाते हैं। दूसरा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ में जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ञ। इस प्रकार उष्ण संघर्षी व्यंजन, उष्ण संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, हमारी जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है और उसी संघर्ष में मुख से गर्म हवा, उष्ण हवा निकलती है। उनमें 4 व्यंजन आते हैं, श, श, स और ह। इसके बाद में पार्श्विक व्यंजन जिसमें ल आता है, उसके बाद में लुंठित व्यंजन जिसमें र आता है। इसके बाद नंबर 6 पर है उत्क्षिप्त व्यंजन जिसमें ड़ और ढ़ आता है। इन व्यंजनों को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये द्विगुण व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजनों में आते हैं जो प्रयत्न के आधार पर 6ठे नंबर पर है। अब 7वें नंबर पर देखा जाए तो अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर की तरह मालूम होता है लेकिन वो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, वो अर्ध स्वर व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें य और व। अब आखिरी 8वें नंबर पर है अनुनासिक व्यंजन। हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंग क वर्ग का 5वां अक्षर, य च वर्ग का 5वां अक्षर, अण ट वर्ग का 5वां अक्षर, न त वर्ग का 5वां अक्षर और म प वर्ग का 5वां अक्षर। इस प्रकार प्रयत्न के आधार पर 8 प्रकार के व्यंजन हैं। स्पर्श, नंबर 2 स्पर्श संघर्षी, नंबर 3 उष्ण संघर्षी, नंबर 4 पार्श्विक, नंबर 5 लुंठित, नंबर 6 उत्क्षिप्त, नंबर 7 अंतस्थ या अर्धस्वर और नंबर 8 अनुनासिक व्यंजन। अब हम व्यंजन के तीसरे प्रकार की बात करते हैं जो है स्वर तंत्रियों के प्रयोग या उच्चारण के बाह्य प्रयत्न के आधार पर। स्वर तंत्रियों के प्रयोग या उच्चारण के बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है घोष या सघोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री से हवा होते हुए कंपन करती है, वे सघोष व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें वर्णमाला के 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन सघोष व्यंजन है। जैसे क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में ग, घ और अंग ये सघोष व्यंजन है। च वर्ग की बात करें तो ज, झ, ञ ये सघोष व्यंजन है। अब बात करते हैं अघोष व्यंजन की। अघोष व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनमें स्वर तंत्रियों से होती हुई हवा घोष ना करे, कंपन ना करे, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष व्यंजन है। जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ख, च वर्ग की बात करें तो च और छ। इसी प्रकार 4 नंबर पर है प्राणता के आधार पर। प्राणता के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। प्राणता का मतलब है मुख से निकलने वाली हवा का दबाव या हवा की मात्रा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। इसी क्रम में अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ग अल्प प्राण व्यंजन है। च वर्ग की बात करें
तो च और ज अल्प प्राण व्यंजन है। ऐसे ही ट वर्ग की बात करें तो ट और ड अल्प प्राण व्यंजन है। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। जैसे क वर्ग की बात करें तो खा और घा दूसरा और चौथा वे व्यंजन है जो हमारे महाप्राण व्यंजन है। प्राणता के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। इसी प्रकार पेशीय तनाव के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, कठोर व्यंजन और शिथिल व्यंजन। कठोर व्यंजन वे व्यंजन है जो अघोष और महाप्राण व्यंजन है। अघोष यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, और महाप्राण दूसरा और चौथा, यानी कुल मिलाकर कठोर व्यंजन वे व्यंजन है जो किसी भी वर्ग में पहला, दूसरा और चौथा व्यंजन है। जैसे क वर्ग की बात करें तो का, खा और चौथा व्यंजन घा, ये कठोर व्यंजन है। दूसरा आता है शिथिल व्यंजन। शिथिल व्यंजन वे व्यंजन है जो सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है। सघोष व्यंजन की बात करें तो यहां पे देख लीजिए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन है। और महाप्राण अल्प प्राण की बात करें तो पहला और तीसरा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। तो इस प्रकार शिथिल व्यंजन वे व्यंजन हुए जो किसी भी वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा और पहला और तीसरा, यानी पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी वर्ग का दूसरा अक्षर छोड़ दीजिए तो सभी उस वर्ग के वर्ण शिथिल व्यंजन में आते हैं। तो ये व्यंजन के प्रकार हैं। इस प्रकार आपने इस वीडियो में स्वर और व्यंजन के प्रकार अच्छी तरह से समझ लिए हैं। फिर भी यदि किसी की समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और यदि कोई आपको कमी नजर आती है तो उसको भी बता सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। और हाँ, फिर से कह देते हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। धन्यवाद।